ये कौम मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर है। ये कौम मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर है। ये मुझको रोएगी कल, इसको रो लूँ मैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है। ये जो शेर मैंने आपके सामने अर्ज़ किया जी, खालिद अलीक इनका नाम है और बड़े ज़बरदस्त शायर हैं जी। तो ये इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और ये जो हमारी पाकिस्तान की कौम है जी, इन्होंने हमेशा जो भी पाकिस्तान के हीरो रहे हैं जी, वो कायद-ए-आज़म हों, मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जितने भी पाकिस्तान में जी हीरो गुज़रे हैं, इस कौम ने उनको जाने के बाद ही जो है वो पता लगा इस कौम को कि जी ये पाकिस्तान का एक बहुत जो है वो शानदार हीरो था और हमें इसकी कदर करनी चाहिए थी। लेकिन इस कौम को हमेशा जो है वो बाद में जो है पता चला है। जैसे कि इमरान खान साहब का भी एक बड़ा पुराना जो है वो एक जगह ख़िताब कर रहे थे जलसे में, तो उन्होंने कहा था कि बहुत देर लगी मुझे इस कौम को जो है उठाने में, आप लोग बड़े सुस्त हैं। तो अब बहरहाल ख़ैर इस टाइम जो सूरत हाल है, जिस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए। स्पीकर एयाज सादिक साहब ने इस कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया है। सेनेट में से 4 अरकान के नाम मांग दिए हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में से 8 MNAs जो है उनके नाम मांग लिए हैं। इस पूरे फार्मूले को किस तरह जो है वो किया जाएगा, किस पार्टी की कितनी नशिस्तें होंगी इस कमेटी में, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और हमारी अदलिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ जी अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी बड़ी तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जस्टिस हजरात हैं वो आज इस नहज को क्यों पहुँचे हैं कि उनके खिलाफ जो है कितना बड़ा कदम उठा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो चूं तक नहीं की, ऐसा क्यों है, ये भी आपके सामने रखेंगे। गंडापुर साहब ने एक बड़ी धुएंधार स्पीच की है और इसके पीछे कितनी की जान है स्पीच में, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब जी आपके सामने रख देते हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। स्पीकर एयाज सादिक साहब ने 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से जो है वो नाम तलब कर लिए हैं। खसूसी कमेटी पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 39 अरकान असम्बली पर सियासी जमात को एक जो है खसूसी कमेटी में एक नशिस्त अलॉट की जाएगी, जबकि सियासी जमातों को सेनेट में 21 मेंबरान पर एक नशिस्त मिलेगी। यानी कि 39 मेंबरों के ऊपर किसी भी पार्टी के 39 अगर मेंबर होंगे तो उसको इस जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें एक नशिस्त मिलेगी और MNA की, और अगर 21 मेंबर उनके सेनेट में होंगे, 21 सेनेटर के ऊपर एक नशिस्त उनको इस कमेटी में, इस पार्लिमानी कमेटी में मिलेगी। तो इस फार्मूले के मुताबिक जी PMLN को 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जिनमें 3 कौमी असम्बली की मिलेंगी और एक सेनेट की नशिस्त जो है उनको मिल जाएगी। PP को 3 नशिस्तें मिलेंगी, जिनमें से 2 कौमी असम्बली की और एक सेनेट की। और PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही हैं जी, इनको 3 नशिस्तें मिलेंगी, 2 कौमी और एक सेनेट की। JUI और MKM को JUIF और MKM को एक एक नशिस्त मिलने का इम्कान है। यानी कि PMLN की 4 नंबर हो जाएंगे जी इस पार्लिमानी कमेटी में, 3 पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे, 4 और 3 7, और एक MKM का 8 नंबर जी ये हुकूमती इत्तेहाद के हो जाएंगे। और दूसरी तरफ JUIF को एक सीट मिलेगी और PTI को मिलेगी 2 3, 3 और एक 4 ये नंबर हो जाएंगे। तो इसके इस पार्लिमानी कमेटी में जी 4 नंबर जो है PTI और JUIF के मिला के होंगे और बाकी हुकूमती इत्तेहाद के तकरीबन 8 नंबर बन जाएंगे। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि किसकी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनेंगे। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जिनके लिए ये पूरी आईनी तरमीम जो है वो लाई गई है। मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। और बाकी पीछे नाम जस्टिस मुनीब अख्तर का है या जस्टिस याहिया अफरीदी का है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से तमाम जो वकला तहरीकें हैं, तमाम जो बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने कहा है कि जी मोस्ट सीनियर जो जज हैं यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका तकर्रर होना चाहिए, नहीं तो वकला तहरीक शुरू हो जाएगी। अब इस चीज़ को देखते हुए कहा जा रहा है कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, जो कि तीसरे नंबर के मोस्ट सीनियर जज हैं, वो इस दौड़ में शामिल नहीं होंगे। अगर उनको बनाया जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे उनकी तरफ से। ये कुछ ज़राए की खबरें हैं जो कि कहा जा रहा है कि शायद वो इसमें अपना नाम ही देने नहीं देंगे। और उसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, चलें अगर जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बनते तो शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान हम ही भर देंगे जी आप
मुझे बना दे, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि ये पाकिस्तान में जी ओहदे की जंग है, और पाकिस्तान अगर आज यहाँ खड़ा है तो जी हमारे ओहदों के ऊपर जो फाइज शख्सियात हैं उन्होंने अपने मुफादात को ही सामने रखा है जी। अगर जो पाकिस्तान में किसी ओहदे के ऊपर बैठी शख्सियत ने पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो कुछ करना चाहा है, तो फिर उसको काम नहीं करने दिया गया। और अगर किसी ने ये जुर्रत की है तो उसको फिर जी इबरत का निशान बना दिया गया है, जैसे कि इमरान खान है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान में आज, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो यहाँ खड़ा है। तो बहुत कम चांसेस है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिफिकेशन किया जाए। हाँ, इसकी एक और रीज़न ये हो सकती है, अगर उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है तो वकला तहरीक से डरते हुए या ये सोचते हुए कि यार कोई नया पंगा ना पड़ जाए, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है हमें ये यकीन दहानी करवा दें कि जी हम इलेक्शन को नहीं खोलेंगे, हम इस सारे निज़ाम को ऐसे ही चलने देंगे क्योंकि पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना डर था हुकूमती इत्तेहाद को जस्टिस मंसूर अली शाह से, तो लगता नहीं है कि अब वो सरेंडर करेंगे। और अगर किसी और जज को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी को और या जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, तो क्या जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बैठे रहेंगे या वो इस्तीफ़ा देके चले जाएंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस मुनीब अख्तर को बना दिया उसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जाता है, तो जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर जो हैं वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे, वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद फिर क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, वकला तहरीक क्या करेगी, वकला तहरीक स्टार्ट होगी, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है वो होने जा रहा है और हुकूमती इत्तेहाद की मर्ज़ी से ही पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आएँगे, क्योंकि पीटीआई और जीयूआईएफ के पास 4 नंबर हैं जी, तो 4 नंबरों वाले की कहाँ सुनी जाएगी। ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और ये मामला तो यहाँ तक कैसे पहुँचे। 2 ढाई साल पहले अगर देखा जाए तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से दी गई थी और कासिम सूरी साहब ने उसको उसके खिलाफ रूलिंग दी थी। और फिर रात को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई थी और आइन और जमहूरियत को बचाया गया था, और इसका सिरा जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उमर अता बंदयाल साहब के सर जाता है। तो मेरे ख्याल आज आइन और जमहूरियत की जो हालत है, अब ये लोग सोचते तो होंगे कि यार उस टाइम अगर ये ना करते और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने देते तो शायद आज इतना बड़ा बिगाड़ पैदा ना होता। फिर अगर आ जाएंगे जी, जब उमर अता बंदयाल साहब ने 14 मई को पंजाब और केपीके में इलेक्शन का जो है वो फैसला दिया था, दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो आइन के मुताबिक तोड़ी गई थी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। तो उस फैसले के साथ जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था, और तमाम जो जजेस थे, काजी फाइज़ा साहब ने जो है वो एक जो है ग्रुपिंग कर ली, तफरीक पैदा हो गई पूरे सुप्रीम कोर्ट में, और किसी ने भी जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ा नहीं हुए जो सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। अगर तमाम सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो है फुल बेंच बनाते और कहते आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो क्या इलेक्शन ना होते? इलेक्शन लाजमी होते जी। लेकिन तफरीक पैदा हुई और उसके बाद जो है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। उस दिन आइन टूटा, अपने मुफादात थे ना जी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जब एहसासा जात रेफरेंस आया था, ये जब अभी ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो जो है मंसूर अली शाह साहब जो हैं इन्होंने काजी साहब के हक में वोट डाला था और कहा था कि जी जजों के जो है एहसासों के बारे में नहीं पूछा जा सकता। तब इन्होंने अपने साथी जज को बुझाया था, तब भी मुफादात जो हैं वो आड़े आए थे। तो पाकिस्तान में जी फिर आपके सामने जब बल्ले का निशान छीना गया, काजी साहब ने जो है बल्ले का निशान छीना, तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाशाई बनी रही। जब इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत तशरीह की और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये तो बाद में जब पिटीशन लगी, इलेक्शन हो गया, तो कहा कि जी ये गलत हुआ। काजी साहब ने खुद कहा कि हमने ये फैसला नहीं दिया था कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो आज़ाद डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जब ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा था, तब क्यों सुप्रीम कोर्ट खामोश रही? तब एक सोची समझी साजिश के तहत और मुफादात के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सब नहीं लेकिन कुछ तो खामोश रहे जी। तो फिर आज आइन और जमहूरियत के साथ तो ये सब कुछ होना था जी। फिर अब मज़े लें, अपने अपने मुफादात हैं जी पाकिस्तान में हर बंदे के, तो फिर ये ढोंग क्यों रचाना कि जी आइन और जमहूरियत के साथ हम खड़े हैं, हम इस मुल्क में आइन की और जमहूरियत की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। तो फिर इसी तरह की हुक्मरानी होगी कि सिर्फ सामने दिखाया कुछ जाएगा और पीछे जो होगा वो कोई और ही तस्वीर चल रही होगी। तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। अब आ जाते हैं जी गंडापुर साहब की भड़कें जी अब सुनने को मिली। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है केपी के असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आने पर 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर देगी। अगर सीनियर तरीन जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती ना की गई तो पीटीआई एहतजाज के लिए निकलेगी।
हमारी जंग जिहाद में बदल चुकी है। जाके कुरान पढ़ लो कि जिहाद के बारे में क्या हुक्म है, सब जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। हम आपको लीड करेंगे और जीतेंगे। सुभान अल्लाह। ये जी हैं अली अमीन गंडापुर साहब। 4 अक्टूबर को जब इमरान खान ने इनको उधर डी चौक आने का कहा, हज़ारों बंदा इनके साथ था जी। और वो लोग जो KPK की जो अवाम थी वो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी शेलिंग, इतना सब कुछ वो बर्दाश्त करके अवाम जो है वो इस्लामाबाद पहुंची। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पतली गली से निकले, KP हाउस गए और वापस अगले दिन जो है वो KP असम्बली में पाए गए। तो जब इस तरह की जो है हरकतें होंगी तो फिर अवाम कहाँ खड़ी होगी जी। अवाम अब समझ चुकी है कि अब आप अगर अली अमीन गंडापुर साहब कहेंगे भी ना तो उतनी तादाद में अवाम नहीं निकलेगी। हाँ, अब अवाम सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलती। अवाम को पता चल चुका है कि ये जो हमारे लीडरान हैं इनमें कितना का दम है, ये कितने के पानी में है और ये कितना जो है वो आगे डट के खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ जज्बाती बयानात हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब कहते होते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, और उसके बाद जो है वो चंद दिन नहीं बर्दाश्त कर पाए थे और भाग निकले थे। तो फिर इस तरह के लीडरान कहाँ से जी आज़ादी लेके देंगे कौम को। जिन्होंने आज़ादी लेके देनी है वो जेल में हैं या बेचारे छुपे हुए हैं, जैसे कि मुराद सईद, जो कि असल कुर्बानी देने वाले लोग हैं। बाकी तो ये जितने भी हैं जी ये सारे ओहदों के जो है मज़े ले रहे हैं, जिनमें गंडापुर साहब भी हैं और भी PTI की क़यादत है। तो ये जी अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आदिल बाज़ई साहब जो हैं जी इनको सलाम है कि इतनी फस्तायत के बाद ये बंदा डट के खड़ा रहा है और इसने जो है इमरान खान साहब से गद्दारी नहीं की। बड़े बड़े नामों ने कर दी जी गद्दारी। तो आदिल बाज़ई के हवाले से कौमी असम्बली की जो स्पीकर हैं यार सादिक साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जी आदिल बाज़ई को नाअहल करा कर नशिस्त जो है वो खाली करवाई जाए और इसके ऊपर इलेक्शन करवाया जाए। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। देखते हैं कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये क्या करती है और PTI इसमें क्या कर लेगी। ये लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।